हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपका समय इस तरह से मिलता रहे और जो है आप मुझे मोटिवेट करते रहें। इसके लिए जो है आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरा प्रयास आपको बेहतर से बेहतर राजनीति विज्ञान के संदर्भ में जो टॉपिक हैं राजनीति से संदर्भित, वो समय समय पर रोज उपलब्ध जो है करवाए जाएंगे। तो हमें मोटिवेट करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, आपका लाइक सब्सक्राइब हमें और अधिक जो है मोटिवेट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। पहले विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंतर्गत कल हमने बात की थी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं हॉब्स के संदर्भ में, और हॉब्स, लॉक और रूसो, ये जो तीन जो विचारक हैं इनको सामाजिक संविदावादी विचारक कहा जाता है, ठीक है। हॉब्स का जो शासक था वो निरंकुश शासक था और विधिवत रूप से सामाजिक समझौते एक सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो किया गया सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? हॉब्स के द्वारा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लॉ के ऊपर रहेगा, जॉन लॉक, ठीक है। आज हम जो बात करेंगे वो लॉक की बात करेंगे, जॉन लॉक की बात करेंगे, जॉन लॉक, ठीक है। ये भी कौन से विचारक हैं? ये समझौतावादी विचारक हैं। कौन से विचारक हैं? समझौतावादी विचारक हैं। और लॉक को उदारवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ध्यान रखना, लॉक को उदारवाद का, लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। लॉक को उदारवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जॉन लॉक के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1632 में ब्रिटेन के 1632 कब होता है इनका जन्म? 1632 में ब्रिटेन के जो है सामरगेट काउंटी के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ। रिंगटन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनका जन्म हुआ। लॉक का जन्म कब हुआ? 1632 में। कहां पर? ब्रिटेन के रिंगटन नामक स्थान पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, लॉक के जो पिता है वो इंग्लैंड के गृह युद्ध के दौरान जो है पार्लियामेंट की तरफ से लड़ने वाली जो सेना थी उसमें क्या थे? एक अधिकारी के रूप में थे, ठीक है। इसके रूप में थे, एक अधिकारी के रूप में थे। और लॉक ने प्रारंभ में एक विशाल जो है, ये कहें कि लॉक ने प्रारंभ में जो है एक शिक्षक का कार्य किया और बाद में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया और क्या बन के? डॉक्टर बन के, ठीक है। प्रारंभ में जो है इसका कार्य किया इन्होंने, शिक्षक का। डियर स्टूडेंट्स, 1666 में लॉक का परिचय हिंगदल के संस्थापक और सेफ्टबरी के अर्ल लॉर्ड एस्ले से हुआ और इनका जो प्रभाव है वो जीवन भर इन पर रहा। 1672 में जॉन लॉक सेफ्टबरी में सरकारी पद क्या किया इन्होंने? प्राप्त किया। लेकिन कुछ वर्ष बाद लॉर्ड एस्ले से ब्रिटिश शासक नाराज होने के कारण इन्हें सेफ्टबरी के चांसलर से त्याग पत्र देना पड़ा और लॉक को भी जो है अपना पद क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा, ठीक है। उसके बाद लॉक पद छोड़ने के बाद अपनी बीमारी के इलाज के लिए जो फ्रांस चले गए। लेकिन 1679 में जो है सेफ्टबरी के पुनः पद धारण करने के कारण लॉक इंग्लैंड लौट आए। लेकिन 1681 में स्थिति में पुनः परिवर्तन हुआ और अपने प्राणों की रक्षा के लिए लॉक को हॉलैंड भागना पड़ा और लॉक ने 1683 हॉलैंड में रहते हुए अपना जो है लेखन का कार्य क्या करते हैं? ये प्रारंभ करते हैं, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीन जो प्रमुख रूप से जो विचारक हैं, ये सामाजिक संविदावादी विचारक हैं। हम प्रमुख रूप से जो है इनको समझौतावादी विचारकों के नाम से जानते हैं। तो लॉक को उदारवाद का क्या कहा जाता है? एक तो जनक कहा जाता है, ठीक है। जन्म कब होता है? जन्म 1632 में होता है। ब्रिटेन के रिंगटन नामक स्थान पर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ।
और 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्या होती है, क्रांति हुई थी। 1688 में इंग्लैंड में क्या हुई, क्रांति हुई, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति जिसके द्वारा निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक जो है गौरवपूर्ण जो क्रांति थी, ध्यान रखना 1688 में हुई। 1688 में इंग्लैंड में जो है गौरवपूर्ण जो है क्रांति होती है, गौरवपूर्ण क्रांति होती है। ठीक है, कब होती है, 1688 में। और इसके माध्यम से जो है निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर, ध्यान रखना, निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर जो है संवैधानिक राजतंत्र की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, कौन सा तंत्र स्थापित हुआ, संवैधानिक राजतंत्र की क्या होती है, स्थापना होती है। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। हॉब्स का शासक कैसा था, निरंकुश था। हॉब्स शासक को निरंकुशता प्रदान करते थे, लेकिन इनके समय जो है संवैधानिक राजतंत्र की जो है क्या होती है, स्थापना होती है। और लॉक का जो शासक है वो भी कैसा है, वो संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, स्टुअर्ट वंश का अंत हुआ। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जेम्स द्वितीय को गद्दी से हटाकर और उनके स्थान पर संसद की जो संप्रभुता स्वीकार करने वाले जेम्स की पुत्री मैरी और उसके पति विलियम ऑफ ऑरेंज को संयुक्त रूप से जो है गद्दी पर क्या किया गया, बिठाया गया। ठीक है, लॉक ने 1690 में, ध्यान रखना, 1690 में शासन पर दो निबंध लॉक की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। 1690 में, कब, 1690 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम ध्यान रखना, शासन पर दो निबंध, टू ट्रीटाइज ऑन एसे। ठीक है, शासन पर दो निबंध, ये क्या लिखे इन्होंने, पुस्तक लिखी। और इसी वर्ष जो है दूसरी पुस्तक द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी जो है क्या होती है, प्रकाशित होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार पूछा जाता है कि शासन पर दो निबंध नामक पुस्तक किसकी थी, तो इसके जो लेखक थे कौन थे, जॉन लॉक थे। ठीक है, और लॉक का जो शासक है वो कैसा है, संवैधानिक है। जबकि होब्स जो बात करते थे, होब्स के अनुसार शासक को क्या, निरंकुश था। तो होब्स का शासक निरंकुश है और लॉक का जो शासक है वो संवैधानिक राजतंत्र की जो है एक स्थापना के पक्षधर हैं। और इन्होंने अपने ग्रंथ में इस क्रांति का जो 1688 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। लॉक के विचार जो है अमेरिकन क्रांति की प्रेरणा स्रोत बन गए। ठीक है, लॉक के विचार कौन सी क्रांति की प्रेरणा स्रोत बने, अमेरिकन क्रांति, अमेरिका की क्रांति की क्या बने, प्रेरणा स्रोत बने। तो ध्यान रखना। और इनका नारा था प्रतिनिधित्व न तो कर नहीं। जो नारा था मोस्टली रूप में अमेरिकन क्रांति का वो क्या था, प्रतिनिधित्व नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये ध्यान रखना। अमेरिका क्रांति का प्रमुख नारा था और मोस्टली रूप में लॉक से जो है एक प्रभावित क्रांति थी। लॉक को उदारवाद का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो उसकी महत्वपूर्ण बात कि लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। ठीक है, लॉक को उदारवाद का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उदारवाद के विकास में लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एन सेलिंगर ने कहा कि लॉक ऐसा पहला राजनीतिक विचारक है जिसने आधुनिक उदारवाद को विस्तृत और प्रभावशाली चिंतन के रूप में क्या किया, प्रदर्शित किया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो है लॉक को उदारवाद का क्या माना जाता है, पिता माना जाता है। और जो 1688 में गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई कहां पर, इंग्लैंड में, उसका लॉक ने क्या किया, समर्थन किया। और लॉक के विचारों का जो प्रभाव पड़ता है वो अमेरिकी क्रांति जो थी लॉक के विचारों से क्या थे,
प्रेरित थी, ठीक है, जिसका जो नारा था अमेरिकन क्रांतिकार की प्रतिनिधित्व नहीं तो करना, ठीक है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स इनकी जो महत्वपूर्ण जो कृति है शासन पर दो निबंध, पुस्तक का नाम क्या है? शासन पर दो निबंध, शासन पर दो निबंध, ठीक है। ये इनकी महत्वपूर्ण क्या मानी जाती है? कृति मानी जाती है। लॉक की महत्वपूर्ण कृति थी और लॉक की सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिसके दो भाग हैं। पहले भाग में रॉबर्ट फिल्मर जो फिल्मर की दैवी सिद्धांत का या अधीनता के सिद्धांत का इन्होंने क्या किया है? खंडन किया है, ठीक है। दैवी सिद्धांत का क्या किया इन्होंने? खंडन किया। जबकि हॉब्स के लेवियाथन में प्रतिपादित निरंकुशतावाद का जो है खंडन किया तथा अगले भाग में जो है नागरिक सरकार के उद्भव, विस्तार और अंत की क्या की इन्होंने चर्चा की, ठीक है। वाहन ने शासन पर दो निबंध पुस्तक को दुनाली बंदूक कहा है, ठीक है। ध्यान रखना, किसने? वाहन ने इस पुस्तक को जो है दुनाली बंदूक कहा। क्या कहा? दुनाली बंदूक कहा है, दुनाली बंदूक कहा है। एक तो जो है इसका जो इशारा है, एक जो है वो फिल्मर के जो है दैवी सिद्धांत का खंडन करता है, जबकि दूसरा जो है वो निरंकुशतावाद का क्या करता है? खंडन करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पुस्तक का जो प्रमुख उद्देश्य था शासन पर दो निबंध, इसका उद्देश्य गौरवपूर्ण क्रांति को न्याय संगत ठहराना रहा और निरंकुशतावाद का क्या करना था? खंडन करना था। ध्यान रखना, पुस्तक का जो उद्देश्य था निरंकुशतावाद का खंडन करना था। निरंकुशतावाद का क्या करना था? खंडन करना था, ठीक है। और जो गौरवपूर्ण जो क्रांति थी उसको सही ठहराना था, ठीक है। गौरवपूर्ण जो क्रांति 1688 ईस्वी में कहां पर? इंग्लैंड में, ठीक है। और इस गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से ही जो है संवैधानिक राजतंत्र की क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? स्थापना होती है, ठीक है। कहां पे? इंग्लैंड में। इसके अलावा जो है आधुनिक विद्वान पीटर लॉलसेट का कहना है कि सेकंड ट्रीटाइज 1681 के आसपास लिखी गई, बाद में लॉक ने इसे फर्स्ट ट्रीटाइज को शामिल कर दिया और डेविड मिलर ने शासन पर दो निबंध पुस्तक का फ्रेंच में क्या किया? अनुवाद किया, ठीक है। दूसरे जो इनकी कृति मानी जाती है सहिष्णुता पर पत्र, जो है ये जो है 4 पत्र लिखते हैं। एक तो फर्स्ट जो लेटर लिखा 1689 में, सेकंड लेटर 1690 में और थर्ड जो है 1692 में, और फोर्थ जो पत्र था इनके मृत्यु के बाद क्या होता है? प्रकाशित होता है। इसके अलावा मानव बोध से संबंधित डियर स्टूडेंट्स कैरोलाइन के संविधान के मूल तत्व 1692 में, ठीक है। तो ये इसके जो है महत्वपूर्ण जो है कृतियां मानी जाती हैं, जॉन लॉक की महत्वपूर्ण क्या मानी जाती हैं? कृतियां, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कृति आती है या जो रचना है वो है कौन सी है? शासन पर दो निबंध, ठीक है। कौन सी कृति है? शासन पर दो निबंध, ध्यान रखना। और ये गौरवपूर्ण क्रांति का जो है क्या करती है? वहां पे उसको सही और न्याय संगत इसके माध्यम से ठहराया गया और जो है निरंकुशतावाद का क्या करना था? खंडन करना था। इसका उद्देश्य था कि लॉक के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई शासन पर दो निबंध, ठीक है। अब बात करते हैं लॉक की प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव पर विचार। लॉक के प्राकृतिक अवस्था व मानव स्वभाव पर विचार, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव पर लॉक के विचार, ठीक है। तो हॉब्स ने जो बताया था मानव स्वभाव, वो कैसा बताया था? क्योंकि हॉब्स ने हमेशा जो है वहां कोई भी जो विचारक होता है उसके विचारों के ऊपर तत्कालीन परिस्थितियों का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो हॉब्स ने मानव को जो है धूर्त बताया, स्वार्थी बताया। इसके अलावा जो है
पापी के रूप में बताया और ये कहा कि झगड़ालू होता है, ठीक है। यानी होब्स ने मानव की केवल नकारात्मक पक्ष पर क्या डाला, प्रकाश डाला। होब्स ने केवल मानव की जो बुराई होती है उसके संदर्भ में बात की, मानव की अच्छाई के बारे में नहीं बताया, केवल नकारात्मक पक्ष। जबकि लोग मानव को स्वभाव से कैसा मानते हैं, अच्छा प्राणी मानते हैं, जो है सामाजिक मानते हैं, नैतिक प्राणी मानते हैं। और ये कहा कि मनुष्य ईमानदारी, परोपकारी, दयाशील आदि जो होते हैं महत्वपूर्ण गुण जो है मानव स्वभाव में क्या होते हैं, निहित होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होब्स का जो मानव था वो झगड़ालू था, ठीक है, स्वार्थी था, कपटी था। जबकि लोक ने मानव की अच्छाइयों पर क्या किया है, चित्रण किया है, ठीक है। तो मानव स्वभाव के बारे में हम बात करें तो लोक ने होब्स के विपरीत मानव स्वभाव को स्वाभाविक रूप से क्या माना है, अच्छा माना है, ठीक है। ध्यान रखना कि होब्स के विपरीत, होब्स के विपरीत लोक ने मानव स्वभाव को अच्छा माना है। मानव स्वभाव को कैसा माना है, अच्छा माना है, ठीक है। होब्स के विपरीत लोक ने मानव स्वभाव को अच्छा माना है और लोक ने कहा है कि मानव स्वभाव से सामाजिक व नैतिक प्राणी होता है। मानव स्वभाव से सामाजिक व नैतिक प्राणी होता है, ठीक है। सामाजिक और नैतिक प्राणी होना है। और कहा है कि मनुष्य में ईमानदारी, दयालुता व परोपकारी जैसे गुण होते हैं। मानव स्वभाव में ईमानदारी, दयालुता, परोपकारी जैसे क्या होते हैं, गुण होते हैं, ठीक है। शांति प्रिय भी माना है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि होब्स का जो मानव स्वभाव था, होब्स ने मानव के केवल नकारात्मक पक्ष को देखा, जबकि लोक ने मानव के सकारात्मक पक्ष पर क्या डाला है, प्रकाश डाला है। मानव स्वभाव को कैसे बताया है, होब्स की तुलना में अच्छा माना, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, होब्स का मनुष्य बहुत स्वार्थी और भौतिकवादी है, जबकि लोक का मनुष्य परोपकारी है, आध्यात्मवादी है। वह सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, दयालुता आदि मानवीय गुणों से क्या है, होता है, युक्त होता है, ठीक है। लोक ने भी मानव स्वभाव के कारण ही संसदीय शासन प्रणाली का क्या किया, समर्थन किया। लोक ने कौन सी शासन प्रणाली का, संसदीय शासन प्रणाली का क्या किया, समर्थन किया। संसदीय शासन प्रणाली का क्या किया, समर्थन किया है। ध्यान रखना, होब्स का शासक निरंकुश है, जबकि लॉक का जो शासक है वो कैसा है, वो संवैधानिक है, ठीक है। तो ये संवैधानिक राजतंत्र की क्या से पक्षधर है। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव की करने विशेषता उसका उपयोगितावादी दृष्टिकोण है और इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दुख से बचना और सुख को प्राप्त करना चाहता है। सुख प्रदान करने की यह आकांक्षा ही जो है राज्य के निर्माण हेतु मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले समझौते का क्या है, आधार है, ठीक है। तो लोक ने मानव स्वभाव के आधार पर प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया और कहा कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्जीवन, पारस्परिक सहयोग और रक्षा की क्या थी, अवस्था थी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जो है लोक ने प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून बताए जिसके आधार पर प्राकृतिक अवस्था संचालित थी और प्राकृतिक नियम जो थे विवेक पर आधारित थे। जैसा लोक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता था जैसा कि वह दूसरे से अपने साथ जो है चाहता था, ठीक है। उसके बाद में लोक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्राकृतिक अधिकार बताए, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, लोक ने सर्वप्रथम लोक ने मनुष्य के 3 प्राकृतिक
अधिकार बताए सर्वप्रथम। ठीक है, कितने प्राकृतिक अधिकार? 3 प्राकृतिक अधिकार बताए। डियर स्टूडेंट्स, 3 जो प्राकृतिक अधिकार बताए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का। कौन कौन सा अधिकार? एक तो जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार, इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अलावा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो लॉक ने प्राकृतिक जो अधिकारों की जो बात की है, लॉक ने मनुष्य के सर्वप्रथम कितने अधिकार बताए? 3 प्राकृतिक अधिकार बताए। कितने बताए? 3। ठीक है, कौन कौन से? एक तो जीवन का अधिकार, इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अलावा संपत्ति का अधिकार। डियर स्टूडेंट्स, प्राकृतिक अधिकार का मतलब होता है कि ये जो अधिकार हैं, ये व्यक्ति को जन्म के साथ ही क्या होते थे? प्राप्त होते थे। ठीक है, तो लॉक ने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार बताए। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं लॉक की प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव पर विचार। तो मानव स्वभाव के संदर्भ में बात करें तो हॉब्स के विपरीत जो है, लॉक ने मानव स्वभाव को कैसा माना है? अच्छा माना है। मानव स्वभाव को लॉक ने कहा है कि सामाजिक होता है मनुष्य और नैतिक प्राणी होता है। मनुष्य में ईमानदारी, इसके अलावा दयालुता व परोपकारिता जैसे गुण होते हैं, और संसदीय शासन प्रणाली का इन्होंने क्या किया है? समर्थन किया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में कि लॉक ने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार बताए। ठीक है, कितने प्राकृतिक अधिकार बताए? 3। कौन कौन से? एक तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और जो है किसका? संपत्ति का अधिकार। तो 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है, लॉक की पुस्तक का नाम ध्यान रखना है कि लॉक की जो महत्वपूर्ण जो कृति थी कौन से थे? लॉक की शासन पर 2 निबंध, शासन पर 2 निबंध। ठीक है, ये लॉक की महत्वपूर्ण क्या मानी जाती है? कृति मानी जाती है। और इस पुस्तक के माध्यम से लॉक ने जो 1688 में जो है इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति होती है, उसका इन्होंने क्या किया? उसको न्याय संगत माना, उचित ठहराया, और निरंकुशता का क्या करता है? खंडन करता है। निरंकुश राजतंत्र का क्या करता है? खंडन करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये लॉक ने 3 क्या माने हैं? प्राकृतिक अधिकार माने हैं। ठीक है, मनुष्य के क्या होता है? 3 प्राकृतिक अधिकार सर्वप्रथम। और लॉक इसी जो है उदारवाद का क्या कहा जाता है? जनक। उदारवाद का जो जनक है, जो प्राय उदारवाद जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित जो है क्या है? आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जो कि मनुष्य की स्वतंत्रता का क्या करती है? समर्थन करती है। तो लॉक ने सर्वप्रथम मानव के 3 क्या बताए? प्राकृतिक अधिकार बताए। ठीक है, इसके बाद में लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया कि संपत्ति के अधिकार से तात्पर्य प्राकृतिक अवस्था में जीवन निर्वाह के बाह्य साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने से जो है होता है। और लोक जीवन को धारण करने के लिए संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व देता है, और उसमें जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को भी क्या कर लेता है? शामिल कर लेता है। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था और समानता पर आधारित थी, क्योंकि इसका संचालन प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता था। ठीक है, उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स के प्राकृतिक अवस्था प्राक राजनीतिक थी। प्राक राजनीतिक सामाजिक नहीं, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में समाज विद्यमान था या राजनीति नहीं। ठीक है, तो लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कुछ ऐसी कठिनाइयां थी या असुविधाएं थी जिनकी वजह से व्यक्ति निरंतर असुरक्षा और अशांति के का जो भय है वो क्या करते थे? वो अनुभव करते थे। अतः भय से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या किया? समझौता किया। ठीक है, इससे मुक्ति पाने के लिए, भय से मुक्ति पाने के लिए, भय से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं? मुक्ति पाने के लिए एक समझौता करते हैं। मुक्ति पाने के लिए एक समझौता करते हैं। क्या करते हैं? समझौता करते हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, प्राकृतिक अवस्था में प्रमुख रूप से जो है 3 प्रकार की कमियां थी। ध्यान रखना, लोक ने बताई है कि प्राकृतिक अवस्था में एक तो विद्यमान प्राकृतिक नियमों का स्वरूप स्पष्ट नहीं था, अर्थात उनकी व्याख्या करने वाली कोई जो है संस्था नहीं थी। ठीक है, इसको कानूनों की
कानूनों की व्याख्या करने वाले जो है संस्था नहीं थी। ये असुविधाएं थी प्राकृतिक अवस्था की, ये कानूनों की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं थी। इसके अलावा प्राकृतिक नियमों को लागू करने वाली संस्था का भी क्या था, अभाव था। प्राकृतिक नियमों को लागू करने वाले संस्था का अभाव था। प्राकृतिक नियमों को लागू करने वाली संस्था का क्या था, अभाव था। ठीक है। इसके अलावा तीसरी जो कठिनाई या जो समस्या थी कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने वाले जो लोग थे उनको दंडित करने वाली संस्था का क्या था, अभाव था। दंडित करने वाली जो है संस्था का दंडित करने वाली संस्था का क्या था, अभाव था। दंडित करने वाली संस्था का क्या था, अभाव था। तो डियर स्टूडेंट्स, राज्य या समासिक रूप की जो अवस्था थी वो प्राकृतिक अवस्था, और मोस्टली रूप में जो लोग ने कहा है कि भय से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, समझौता करते हैं। प्राकृतिक जो अवस्था थी उसमें 3 प्रकार की कठिनाइयां थी। कितने प्रकार की कठिनाइयां बताते हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी कि एक तो कानूनों की जो है व्याख्या करने वाली जो है संस्था नहीं थी। इसके अलावा प्राकृतिक नियमों को लागू करने वाली संस्था का क्या था, अभाव था। इसके अलावा दंडित करने वाले यानी जो नियमों या कानूनों का जो उल्लंघन करते थे तो उनको दंडित करने वाली संस्था का क्या था, अभाव था। तो 3 प्रकार की कठिनाइयां थी, और इन कठिनाइयों से बचने के लिए जो है व्यक्ति क्या करते हैं, समझौता करते हैं, और फिर इस प्रकार से जो है राज्य की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। क्योंकि हॉब्स लॉ और रूसो ये तीनों ही जो विचारक हैं ये कौन से हैं, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में समझौतावादी विचारक हैं, इसलिए इनको सामाजिक समझौतावादी विचारक भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लोगों के अनुसार संपत्ति की सुरक्षा का विचार ही प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर नागरिक समाज की स्थापना की क्या देता है, प्रेरणा देता है। और लोग ने संपत्ति के अधिकार में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह एक क्या था, प्राकृतिक अधिकार था। कौन सा अधिकार था, प्राकृतिक अधिकार। सिबिल मैकफर्सन ने कहा कि लोग स्वतः मूलक व्यक्तिवादी व पूंजीवाद का क्या है, पिता है। लोग ने 17वीं शताब्दी में पूंजीवादी वर्ग को तार्किक आधार प्रदान किया, और उसने निजी संपत्ति व असीम संपत्ति का क्या किया, समर्थन करता है। कौन, जॉन लॉक। ठीक है। लोग के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था से लेकर अपना श्रम मिला देता है, और वह अपनी निजी संपत्ति बन गई, अतः उसका उपभोग करने का न केवल भौतिक अधिकार बल्कि नैतिक अधिकार भी जो है उसका होता है। लोग ने नैतिक दृष्टि से संपत्ति के अधिकार का क्या किया, समर्थन किया। ध्यान रखना, नैतिक दृष्टि से लोग ने संपत्ति के अधिकार का क्या किया, समर्थन किया। संपत्ति के अधिकार का क्या किया, समर्थन किया है। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जो है लॉ के अनुसार व्यक्ति संपूर्ण धरती पर कहीं भी और किसी भी उत्पादन पर अपना स्वामित्व स्थापित कर सकता है, परंतु उसकी 2 शर्तें हैं कि प्राकृतिक से उतना ही ग्रहण करे जिससे दूसरों के लिए हिस्सा बच जाए, और मनुष्य उतना ही ग्रहण करें उसको नष्ट होने से पहले ही उसका उपभोग जो है क्या कर लिया जाए, उपभोग कर लिया जाए। अब बात करेंगे लोक का सामाजिक समझौता और उसकी विशेषताएं। लोक का, ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अब लोक का सामाजिक समझौता। लोक का सामाजिक समझौता व उसकी विशेषताएं। लोक का सामाजिक समझौता व उसकी विशेषताएं। तो डियर स्टूडेंट्स,
जो है प्राकृतिक अवस्था में जो असुविधाएं थी उनको दूर करने के लिए व्यक्तियों ने परस्पर मिलकर के जो है क्या किया, समझौता किया। और जो है यह समझौता समाज और सब व्यक्तियों ने मिलकर सब व्यक्तियों के साथ किया, जिससे नागरिक समाज व राज्य की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। समझौते के माध्यम से किसकी उत्पत्ति होती है, नागरिक समाज, नागरिक समाज व राज्य की क्या होती है, राज्य की उत्पत्ति होती है। नागरिक समाज व राज्य की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। किसके माध्यम से, समझौते के माध्यम से। किसके माध्यम से, समझौते के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से, समझौते के माध्यम से। तो डियर स्टूडेंट्स, विद्वानों के अनुसार लोग के विचारों में दो समझौतों की झलक मिलती है, जिसमें पहले समझौतों के द्वारा नागरिक समाज की स्थापना होती है और दूसरे समझौते के द्वारा राज्य और सरकार की स्थापना होती है। तो लॉक दो समझौतों की बात करता है। कितने समझौतों की, दो समझौतों की बात करता है। एक तो जो है किसकी उत्पत्ति होती है एक समझौते के माध्यम से, तो नागरिक समाज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति होती है, नागरिक समाज की स्थापना होती है। जबकि दूसरे समझौते के माध्यम से जो है जो उत्पत्ति होती है वो किसकी होती है, राज्य में सरकार की, राज्य या सरकार की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो लॉक ने दो समझौते की बात की है, ध्यान रखना। जबकि हॉब्स ने एक समझौते के संदर्भ में कहा है कि सामाजिक जो समझौता हुआ वो जनता जनता के बीच, और राजनीतिक जो समझौता होता है वो राज्य और सरकार के बीच। ठीक है, इसके बीच में जो राजनीतिक जनता और शासक के बीच में। ठीक है, राजनीतिक समझौता तो किसके बीच में हुआ, जनता और शासक के बीच, और सामाजिक जो समझौता हुआ वो किस किस के बीच में होता है, जनता जनता के बीच में होता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कि लॉक ने मूल संविधान की जो है बात कही, जिसके द्वारा मनुष्य नागरिक समाज में संगठित होते हैं और सरकार की स्थापना विश्वास पर आधारित जो है न्यास के रूप में होती है। जैसा कि वहां कहते हैं कि यद्यपि लॉक ने स्पष्टतः उल्लेख नहीं किया, फिर भी वह दो प्रकार के समझौतों को मानते हैं। पहला समझौता प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करने के लिए, तथा दूसरा जो समझौता है वो राज्य का जो है निर्माण करने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद में हम विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, विशेषताओं के अंतर्गत कि लॉक के अनुसार हॉब्स की तरह व्यक्ति अपने सभी अधिकारों का त्याग नहीं करता है, अपितु तो तीन अधिकार अपने पास रखता है। ध्यान रखना, तीन अधिकार व्यक्ति अपने पास रखता है। व्यक्ति अपने पास रखता है कौन से अधिकार, जो प्राकृतिक अधिकार। जबकि हॉब्स कहता है कि व्यक्ति अपने सभी अधिकारों का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। जबकि लॉक ने कहा है कि सभी अधिकारों का त्याग नहीं करते हैं, तीनों अधिकार पास रखता है, केवल सुरक्षा का जिम्मा जो है राज्य को सौंपता है। ठीक है, सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है राज्य को सौंपता है। किसको सौंपता है, राज्य को सौंपता है। ठीक है, ये प्रमुख विशेषताएं हैं जो लोग के सामाजिक समझौते की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा इस प्रकार लोग का समझौता दासता का पट्टन न होकर स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। ठीक है, क्या माना जाता है इसको, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र माना जाता है। घोषणा पत्र माना जाता है। इसीलिए लोग को उदारवाद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। लोग को उदारवाद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार लोग का समझौता जो है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है, और लोग ने समाज और राज्य में क्या किया है, अंतर किया है। लोग का समझौता सहमति पर आधारित है। लोग के समझौते में व्यक्ति हॉब्स के समान अपने अधिकार निरंकुश शासक को समर्पित न करके संपूर्ण समुदाय को क्या करता है, समर्पित करता है। किसको समर्पित करता है, संपूर्ण जो है समुदाय को, संपूर्ण समुदाय को क्या करता है, समर्पित करता है। संपूर्ण समुदाय को क्या करता है, समर्पित
करता है। इसके अलावा लॉक के अनुसार समझौता स्थायी है और लोक ने सरकार के विरुद्ध विधि सम्मत विरोध करने का अधिकार दिया है। ये भी महत्वपूर्ण है कि सरकार के विरुद्ध जो है विधि सम्मत जो है क्या कर सकते हैं, उसका हम विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो निरंकुश शासन को जो है विधि सम्मत विरोध कर सकता है। लोक ने राज्यों को एक ऐसा संगठन माना जो जन सहमति पर आधारित है और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव कल्याण। राज्य का जो मुख्य उद्देश्य जो माना है लोक ने, क्या माना है, मानव कल्याण। ठीक है, मानव कल्याण। इसके अलावा जो है लोक ने संस्थागत स्तर पर सरकार के 3 अंगों की बात की है। ध्यान रखना, लोक ने संस्थागत स्तर पर तीन अंगों की बात की है। 3 अंगों की क्या की बात की। कौन कौन से? एक तो व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा जो है न्यायपालिका, जिनसे मिलकर क्या बनती है, सरकार बनती है। ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोक ने समझौते के द्वारा राजनीतिक संप्रभुता की स्थापना की, जिसके अनुसार अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है, जनता में। शासन की जो है अंतिम शक्ति किसमें मानते हैं, जनता में। ठीक है, तो लोक ने कहा कि सामाजिक समझौते में व्यक्ति अपनी मौन सहमति जो है वापस ले सकता है। समकालीन नव उदारवादी विचारक जॉन रॉल्स ने लोक के अनुबंध का अनुसरण करते हुए न्याय का सिद्धांत दिया और उसी प्रकार नवजीत ने भी सरकार को लोक के समान एक न्यास के रूप में निरूपित किया। सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा करना जो है बताया है। लोक के अनुसार जहां कानून का अंत होता है वहीं अत्याचार क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोक ने डियर स्टूडेंट्स के जनता को क्रांति का अधिकार दिया, परंतु इस पर 2 सीमाएं लगाता है। लोक के अनुसार जब शासक जनता के अधिकारों की रक्षा करने में असक्षम होता है तो अत्याचार चरम पर पहुंच जाता है, चरम सीमा पर, तो फिर जो है क्रांति का अधिकार लोक प्रदान करता है और क्रांति के अधिकार का प्रयोग बहुमत के माध्यम से किया जाए। लोक के अनुसार राज्य मनुष्य के लिए है, मनुष्य राज्य के लिए नहीं है। ठीक है, तो राज्य को क्या माना है, मनुष्य को तो क्या माना, साध्य। मनुष्य को साध्य मानता है, वह राज्य को क्या माना है, राज्य को साधन माना है। राज्य को क्या माना है, साधन। ठीक है, इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स के राज्य क्या है, साधन के रूप में है। लोक ने जनता के विद्रोह व क्रांति के अधिकार पर इतना अधिक जोर दिया कि लोक को क्रांतियों का दार्शनिक भी कहा जाता है। क्रांतियों का दार्शनिक किसे कहा जाता है, लोक को। क्रांतियों का जो है दार्शनिक, क्रांतियों का दार्शनिक किसको कहा जाता है, लोक को कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स एग्लस ने लोक को गौरवपूर्ण क्रांति की संतान कहा है। ठीक है, डॉक्टर फेलोन को मानवीय भावनाओं का सर्वाधिक चेतना कहा और लोक के राजनीतिक दर्शन की सबसे बड़ी देन धार्मिक सहिष्णुता का विचार है। इसके और देन क्या है, धार्मिक सहिष्णुता का विचार। धार्मिक सहिष्णुता का विचार। ठीक है, इसके अलावा जो है लोक का जो है लोक ने राजनीतिक दर्शन धार्मिक सहिष्णुता का विचार है। लोक का कथन है कि समाज तथा शासन के उद्देश्यों के साथ निरंकुश शक्ति अर्थात बिना निश्चित कानूनों के शासन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। अर्थात उनके अनुसार राज्य का संचालन कानूनों के अनुसार। इस प्रकार लोक ने संविधानवाद का भी प्रतिपादन किया। ठीक है, ध्यान रखना कि लोक ने संविधानवाद का क्या किया, प्रतिपादन किया, संविधानवाद का प्रतिपादन किया। ठीक है, इसके अलावा संवैधानिक सरकार की बात करते हैं। सरकार के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख करते हुए लोक मुख्य रूप से 3 स्वरूपों का वर्णन करता है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र। लोक ने कहा कि सरकार के स्वरूप का निर्धारण करने की कसौटी राज्य की विधायी शक्ति का निवास कहाँ है, ये किस पर आधारित हो।
और इसी प्रकार लोक ने कहा कि सबसे अच्छी सरकार वह है जिसमें विधायी शक्ति विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के हाथ में रहती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो है लोक को उदारवाद का जो पिता कहा जाता है उसके मोस्टली जो कारण है कि एक तो लोक ने अधिकारों पर चर्चा की, निजी संपत्ति पर बल दिया, शासन को सहमति पर आधारित बताया, लोक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करता है और जनता को विरोध करने का क्या देता है, अधिकार देता है। धार्मिक सहिष्णुता के लोक ने क्या की, बात की। ठीक है, इसलिए लोक को उदारवाद का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है आज की क्लास के अंतर्गत हमने प्रमुख रूप से लॉ के संदर्भ में बात की। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।